हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का द्विवेदी सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार छात्रों, आज की क्लास में मैं आपको लेकर आया हूं अलंकार काव्य शास्त्र का तीसरा भाग। ठीक है छात्रों, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अलंकार, जिसमें यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, प्रश्न अलंकार, वीप्स अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो सबसे पहला है यमक अलंकार। जिस काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो छात्रों, यहाँ पर यमक अलंकार के बारे में बताया गया है कि जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो यहाँ पर छात्रों आप देख पा रहे होंगे कि कनक शब्द की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है। ठीक है, किस शब्द की हो रही है? कनक शब्द की यहाँ पर देखिए बार बार हुई है। अब इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। ठीक है, पहले कनक शब्द का अर्थ यहाँ पर सोना है और दूसरी कनक का अर्थ यहाँ धतूरा है। अर्थात जिस व्यक्ति को सोना मिल जाए तो वह शुद्ध बुद्ध खो देता है, पागल हो जाता है। और उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति धतूरा खा ले तो उसकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, उससे भी वह भी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, पागल जैसा व्यवहार करने लगता है, पागलों जैसा। तो यहाँ पर ये कनक शब्द की आवृत्ति तो हो रही है किंतु उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं यमक अलंकार को। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ पर इस उदाहरण में देखेंगे आप लोग कि मन का शब्द की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। मन का शब्द की यहाँ आवृत्ति हो रही है। देखिए, एक मन का तो ये हो गया और दूसरा मन का ये हो गया। इन शब्द की आवृत्ति हो रही है, देखने में एक जैसे ही लग रहा है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। पहले मन का अर्थ क्या है? पहले मन का अर्थ यह माला की गुड़िया जो होती है वो मन का अर्थ है। ठीक है, और दूसरे मन का अर्थ होता है हमारे हृदय से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये यमक अलंकार का एक और उदाहरण हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होते हैं और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के दो भेद हैं, जिसमें से एक होता है आपका शब्द श्लेष और एक होता है अर्थ श्लेष। तो सबसे पहले हम लोग शब्द श्लेष के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होता है, यानी एक शब्द के जिस काव्य पंक्ति में अनेक अर्थ हों, वहाँ पर आपका शब्द श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के क्या हो? अनेक अर्थ हों, तो वहाँ पर शब्द श्लेष होता है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में जैसे दिया गया है, पान रहमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर देखिए, पानी जो शब्द है, इसके पानी के अर्थ यहाँ पर तीन प्रकार से लिए गए हैं। पहला मोती के लिए लिया गया है, दूसरा मानुष के लिए और तीसरा चून के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे, मोती के अर्थ में चमक के लिए है अर्थ। ठीक है, और इसके बाद मनुष्य के अर्थ में सम्मान, ठीक है, और या प्रतिष्ठा, इनके लिए प्रयोग हुआ है। जबकि जो तीसरा है चून के अर्थ में यहाँ जल के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जो पानी शब्द है वह तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। मोती के अर्थ में चमक, और मनुष्य के अर्थ में सम्मान या प्रतिष्ठा, और चून के अर्थ में होता है जल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शब्द श्लेष हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अर्थ श्लेष को। अर्थ श्लेष की परिभाषा समझते हैं। जहाँ एकार्थक शब्द से, यानी एक अर्थ देने वाले शब्द से प्रसंग अनुसार एक से अधिक अर्थ हो, यानी कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ तो एक है लेकिन जब वही अर्थ प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ देने लगे तो वहाँ पर आपका अर्थ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण दिया गया है, नर की अरु नल नीर की गति अके करे जोए, जे तो नीचो होवे चले ते तो ऊँची होए। तो यहाँ पर देखेंगे आप, नीचे होवे चले ते तो ऊँची होए, इनकी सामान्यतः अर्थ एक ही हैं, लेकिन नर और नल नीर के प्रसंग में इनके अर्थ ना भिन्न हो जाते हैं, भिन्न प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये
अलंकार हो जाता है। दूसरा अलंकार पढ़ लेते हैं। अर्थ अलंकार के अंतर्गत जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारो करे। तो यहाँ पर देखिए बारे शब्द है और ये बड़े शब्द हैं। इन दोनों शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ बारे का अर्थ लड़कपन और जलाने से है। ठीक, और बड़े का अर्थ होता है बड़ा होने से और बुझ जाने से। आप लोग देखते होंगे ना, है ना, गांव में या माता पिता जो दादा दादी होते हैं वो भी कहते हैं लड़कपन, लड़का का लड़कपन भाववाचक संज्ञा में हो जाता है ना, लड़कपन। यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे ये लिखा है ना लड़का, लड़का जो शब्द होता है इसमें यदि पन प्रत्यय जोड़ दें तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, लड़कपन हो जाती है, लड़कपन। ये आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ लड़कपन है। और दूसरा होता है यहाँ पर जलाने के लिए। ठीक है, बारे का अर्थ क्या होता है, जलाने के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, गांव में बोलते हैं देशज में बार दो, है ना, लकड़ी बार दो, है ना, तो बार दो मतलब यहाँ जलाने से है। वैसे ही बड़े का अर्थ भी होता है बड़ा होने से। ये हमारे बड़े हैं, चाहे उम्र में हो या अनुभव में हो, बड़े होने के कारण। और बड़े का अर्थ यहाँ बुझ जाने से भी होता है, बड़े का अर्थ यहाँ पर बुझ जाने से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक शब्द के यहाँ पर अनेक अर्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाता है आपका अर्थश्लेष अलंकार। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न अलंकार। प्रश्न अलंकार शब्द मस्तिष्क में आते ही प्रश्न सूचक चिन्ह की ध्यान दिला देता है। यानी कि जिस काव्य पंक्ति में प्रश्न किया जा रहा हो, प्रश्न किए जाने का बोध हो, वहाँ पर प्रश्न अलंकार होता है। जहाँ काव्य में प्रश्न किया जाता है वहाँ प्रश्न अलंकार होता है। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जीवन क्या है निर्झर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जीवन क्या है, ये जो है इसमें देखें आप प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक, जीवन क्या है निर्झर, मस्ती ही इसका पानी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जीवन से प्रश्न किया जा रहा है, जीवन है क्या, जीवन एक झरने की तरह है और इसका जो उल्लास है वो पानी के जैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अलंकार हो जाता है प्रश्न अलंकार। अगला उदाहरण समझ लेते हैं, उसके आशय की थाय मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए किस जिसको के बाद भी आपका है प्रश्न सूचक चिन्ह आ गया काव्य पंक्ति में, तो ये प्रश्न अलंकार हो गया। अगला देखते हैं, कौन रोक सकता है उसकी। ठीक है, तो उसकी के बाद देखिए प्रश्नवाचक आ गया, तो यहाँ पर आपका ये अलंकार हो जाते हैं प्रश्न अलंकार। अगला देखते हैं, गरज उठते हैं जब मेघ, गरज उठते हैं जब मेघ कौन रोक सकता विपुल नाद। तो देखो नाद के बाद यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो यहाँ पर आपके प्रश्न अलंकार यहाँ पर हो जाता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे विकल। ठीक है, विकल के बाद और एक चंचल के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह कविता में पंक्ति में, तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार हो जाता है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से प्रश्न अलंकार यहाँ पर पूर्ण होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार किसे कहते हैं, यानी काव्य में एक ऐसे शब्दों का दोहराव होना, यानी एक किसी शब्द को दोहराना ही वीप्सा अलंकार है। अब इन शब्दों को दोहराया क्यों जाता है, इन शब्दों को दोहराया इसलिए जाता है कि उन शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के लिए आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि अलंकार वीप्सा वहाँ जहाँ शब्द आवृत्ति। तो यहाँ पर देखिए इस पंक्ति के माध्यम से समझते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अलंकार वीप्सा वहाँ जहाँ शब्द की आवृत्ति, यानी जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ पर वीप्सा अलंकार होता है, किंतु उन शब्दों की आवृत्ति किस अर्थ में होती है, घृणा या वैराग, घृणा, प्रेम, है ना, आदर, सम्मान, इनको दर्शाती है, तो वहाँ पर आपका ये वीप्सा अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, है ना, तो मधुर मधुर शब्द की यहाँ आवृत्ति हुई है, इसलिए आपका यहाँ पर मधुर मधुर की आवृत्ति हो रही, इसलिए आपका यहाँ पर आपका अलंकार हो जाता है वीप्सा अलंकार। हाँ हाँ ठीक है, इन्हें रोकन को टोक न लगावो, तुम विशद विवेक ज्ञान गौरव दुलार हो।
तो यहाँ पर हाँ यानी गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है, तो उनके यहाँ पर दुख को व्यक्त किया गया है, इसलिए हाँ शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर वीप्सा अलंकार होता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा, ये उस उदाहरण का यहाँ पर नीचे स्पष्ट किया गया था कि गोपियों की विरह की तीव्रता को प्रकट किया गया है, अतः यहाँ वीप्सा अलंकार है। अब हम लोग बढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, यानी लोक सीमा से बढ़कर किसी घटना का वर्णन कर देना, किसी व्यक्ति वस्तु की गुणों का बखान कर देना, वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार अलंकार में नामुमकिन, इस प्रकार के जो अलंकार होते हैं उसमें नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपने सुना होगा, रामायण तो देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी होगी तो सुनी तो जरूर होगी कि हनुमान जी जब लंका में जाते हैं और लंका में आग लगा देते हैं। ठीक है ना, तो उसी से लिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर, हनुमान की पूँछ में लगना पाई आग। देखना आप यहाँ पर समझना, यानी कि हनुमान जी की पूँछ में आग नहीं लगी है, हनुमान की पूँछ में। ठीक है, हनुमान की पूँछ में लग ना पाई आग, यानी कि हनुमान जी की जो पूँछ है उसमें क्या हुआ है, आग ना लग ना पाई आग, यानी आग नहीं लगी है। ठीक है, आगे क्या है, आगे है लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, यानी लंका पूरी जल चुकी है, लंका है ना पूरी जल चुकी है और निशाचर भी भाग गए हैं। तो भाई यहाँ पर समझने की बात यह है, जब लंका में जब हनुमान जी की पूँछ में आग ही नहीं लगी है, जब हनुमान जी की पूँछ में आग ही नहीं लगी है तो लंका कैसे जल गई, और जब लंका ही नहीं जली तो निशाचर कैसे भाग गए। तो इस उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान जी की पूँछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। यह बात बिल्कुल असंभव है और यह लोक सीमा से बढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। चलिए एक उदाहरण समझ लेते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार। अब ये एक और देखिए अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है ना, इसमें क्या कहा जा रहा है, आगे नदियाँ पड़ी अपार है ना, यानी नदियाँ, यानी जो नदी है उसमें बहुत पानी आ गया है, चढ़कर आ गई है। घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अब भैया देखिए, यानी महाराणा प्रताप विचार ही कर रहे हैं कि नदी को कैसे पार करें, उससे पहले ही उनका विचार खत्म ही हो और उससे पहले ही जो चेतक घोड़ा है वो नदी के उस पार पहुंच जाता है। तो इस ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियां पार कर दी। तो यह महाराणा प्रताप के घोड़े के चेतक की अतिशयोक्ति है एवं इस तथ्य को लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, हमारे काव्य में जो कवि हुए हैं, देखिए इसी प्रकार से अलंकारों का प्रयोग करते अपने काव्य में सौंदर्य की वृद्धि कर देते हैं। एक और उदाहरण समझते हैं। धनुष उठाया और ज्यों ही उसने, यानी अर्जुन ने जब धनुष उठाया, जैसे ही धनुष उठाया और चढ़ाया उस पर बाण, और धनुष पर क्या चढ़ा दिया, बाण चढ़ा दिया है ना। यहाँ पर अर्जुन ने क्या किया है, अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ा दिया है। ठीक, बाण चढ़ गया। अब बाण चढ़ते ही जो धरती है ना, धरती, समुद्र, नभ है ना, ये सब अचानक कांपने लगे, विकल हुए जीवों के प्राण, और यानी जो जीव थे वो प्राण, जीवों के जो प्राण थे वे निकलने के लिए हो गए। तो इस ऊपर दी गई पंक्ति में बताया गया है कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया तभी धरती, आसमान, नदियाँ कांपने लगीं और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। यह बात बिल्कुल असंभव है, क्योंकि बिना बाण चलाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तथ्य का लोक सीमा से बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से छात्रों, हमारे आज की क्लास के ये प्रमुख अलंकार हम लोगों ने पढ़े, समझे। आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपने आज की क्लास में यदि कुछ सीखा हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो छात्र पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही मेरे द्वारा जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी और वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार से हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है और लाइक करना है, प्यारे से कमेंट भेजिए। यदि आपको आज की क्लास में कहीं कोई संशय रह जाता है, कोई डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखकर मैं कोशिश करूंगा कि आपके इन डाउट को दूर किया जाए। और हो सकता है कि आप मुझे कुछ अच्छे सजेशन भी दें, कुछ सुझाव भी दें, जिससे कि हमारी यूट्यूब क्लास और आकर्षक और प्रभावशाली बन सके। तो मैं आप सभी के इन कमेंट का इंतज़ार करूंगा। निश्चित ही आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।